Sir is a professor, the retired professor from JNU, but other than that, he is one of the leading food experts who talk a lot, who write a lot, who is a prolific speaker on a culinary heritage. And our next guest, Anubhav Sapra. Anubhav has done a wide exploration documenting each and every street corners of India. So street food की जितनी भी documentation है, I think he has done an incredible job. So without any dispute that he has worked in every corner. तो हम स्टार्ट करते हैं सर, पहला क्वेश्चन अपना पुष्पेश सर से कि पुष्पेश सर, स्ट्रीट फूड आज हम जिस शक्ल में देखते हैं और क्यूलिनरी हेरिटेज की जो वैल्यू है, एक तरह से कनेक्ट करने में लोगों को, और एक बड़ी डाइवर्स चीजें एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, लोग आते हैं जाते हैं, ह्यूमन माइग्रेशंस होते हैं, नए कल्चर्स इवॉल्व होते हैं, और उसका इंटीग्रल पार्ट हमारा खाना पीना है। तो सर आज ये जिस शक्ल में है, इसकी कुछ थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे एक रोशनी डालें या कुछ सर ओवरव्यू दें। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की मतलब तहजीब की खासियत ये रही है कि बहुत सारा हमारा जिंदगी का हिस्सा बाहर बसर होता है, घर के बाहर बसर होता है। जब हम कामकाज के सिलसिले में निकलते थे या मेहलाब के सिलसिले में निकलते थे, तो होता ये था कि हमको कुछ तो कुछ खा पी के घर लौटते थे और कुछ न कुछ सामान बधवा के झुए में कंडी में थे। और ये जो चीज़ है ये अब काफ़ी बदल रही है कि अब होना ये हुआ है कि जब से हम लोगों में शहरीकरण हुआ है और घरों में के बाहर खाने का जो दस्तूर है वो इस कदर बढ़ा है कि रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं, दिखाना पसंद करते हैं, मैं कितने महंगे रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ, मैं कितने कॉन्सेप्ट वाले रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ। तो इसका कहीं ना कहीं असर हमारे स्ट्रीट फूड पे पड़ा है। जब तक कि मेरे ख्याल में बहुत जैसे लोगों ने काम नहीं किया कि लोगों का ध्यान दिलाया कि स्ट्रीट फूड वो हमारी विरासत है, वो चाहे कबाब हो, चाहे चाट हो, चाहे मिठाइयाँ हो, जो हम अब घरों पे बना भी नहीं सकते हैं, भूलते जा रहे हैं। और किसी जगह हम जाते हैं तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जिसे जो कहते हैं वो हमें पहचान होनी चाहिए कि वहाँ जा रहे हैं तो ये इमारत देखेंगे, ये चीज़ खा के लौटेंगे। तो ये मेरे ख्याल में हम लोग लौटने लगे हैं अपने रूट्स की तरफ, अपनी आइडेंटिटी की तरफ। मगर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डरावनी बात मुझे लगती है कि कुछ थोड़ी जिसे हम कहते हैं सहनशीलता, वो खाने पीने के बारे में कम हो रही है। जब आप कहीं कबाब खाने जाते हैं तो आपके मन में झिझक ये होती है कि आप भले ही सब कुछ खाते हो, किसी ने अगर आपको कबाब खाते पकड़ दिया तो फिर कहीं धक्का और मारपीट शुरू नहीं हो जाए। और यही दिक्कत ये है कि आप कहीं चाट खाने जब बैठते हैं तो वो लगता है कि जब कोई ये नहीं कहे कि कितनी गंदगी में आप खा रहे हैं और क्या आप इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। आप ये नहीं देखते कि चाट आपके आँख के सामने बन रही है, गर्म गर्म तली जा रही है चीज़ें। कई बार तो होता है अनुभव दिखाते हैं कि आपने टिक्की खाई, समोसा खाया, चाट खाई, उसको देख के लगता है कि उससे बढ़िया शायद कहीं हो ही नहीं सकता साफ सफाई। तो 5 स्टार होटल है, उसके किचन को तो हम देखते नहीं वहाँ क्या गुजर रहा है। तो मुझे लगता है ये 2-3 चीजें हैं जो बदली हैं, मगर हमारी जो मिली जुली तहजीब है उसमें जो सड़कों का खाना है, गलियों का खाना है, ठेले रेडियों का खाना है, उसमें हकीकत में एक सिंथेसिस देखने को। ओके, अनुभव भाई, आप कुछ थोड़ा सा स्ट्रीट फूड के एवोल्यूशन पे, बिकॉज यू हैज डन बिग डॉक्यूमेंटेशन ऑन दिस, तो आपके बारे में क्या मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस, जो आप जाते हैं सारे कॉर्नर्स में, बिहार से लेकर दिल्ली तक हर कोने में आपने एक्सप्लोरेशंस किए, तो कुछ थोड़ा सा बताएं। मेरे ख्याल से स्ट्रीट फूड का एवोल्यूशन अर्बनाइजेशन के साथ साथ हुआ है। जैसे सर ने बताया कि माइग्रेशन हुआ, लोग एक जगह से दूसरे जगह पे गए और शहरों में गए, काम काज के लिए गए, और जब वहाँ गए तो उनको वहाँ पे ऐसी जगह की ज़रूरत पड़ी कि जहाँ पे उनको खाना मिल सके। तो उसी हिसाब से फिर सड़कों पे खाना आया और उन्होंने पैटर्नाइज किया ये जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स थी। अगर पुरानी दिल्ली की बात करें तो पुरानी दिल्ली एक, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक शाहजहानाबाद एक शहर होता है, अभी भी शहर है, और वहाँ पे लोग आते थे ट्रेड के लिए, और आते थे, साथ साथ वहाँ पे भोजनालय खुलने शुरू हो गए, और भोजनालय के साथ साथ जो बासा शुरू हुए, बासा में आके जो ट्रेडर्स आते थे, मर्चेंट्स आते थे, ट्रेवलर्स आते थे, उनके लिए सारी जगहें खुली होनी शुरू हुई, और धीरे धीरे वो खाना फैलता चला गया, और उनको जो ट्रेडर्स आते थे उन्होंने उनको पैटर्नाइज किया, और वो एस्टेब्लिशमेंट बनती चली गई। और जो भी स्ट्रीट फूड का एवोल्यूशन हुआ है वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि माइग्रेशन जो भी होता रहा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट लोग आते रहे और वो अपना खाना लाते रहे, और साथ साथ उस शहर का खाना इवॉल्व होता रहा। अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें, दिल्ली में बहुत लोग राजस्थान से आए, जैसे हम लोग कहते हैं नागौरी हलवा एक डिश है, तो वो कहते हैं कि नागौर से, राजस्थान से लोग आए, उन्होंने नागौरी हलवा लाया और वो डिश पुरानी दिल्ली में फेमस हो गई। तो वैसे ही और भी जो जितने भी बासाज हैं, जितने भी चलते हैं, जो शाकाहारी भोजनालय हैं जितने भी वहाँ पे हैं, ज़्यादातर सब में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है, सारे वेजिटेरियन हैं,
तो उन्होंने एक अपना इंक्लूसिव मेन्यू रखा कि सभी धर्म के लोग आके वहाँ पे खा सकें, और मैक्सिमम वो चलाने वाले भी मारवाड़ी, बनिया और इन कम्युनिटी के लोग हैं जो उस तरफ से आए, राजस्थान की तरफ से आके बसे। तो ऐसे ही, और फिर और भी लोग जहाँ जहाँ से आते गए वो अपना खाना लाते रहे, और स्ट्रीट फूड इवॉल्व होता चला गया हर शहर का। तो पुष्पेश सर, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करें तो हमारे स्ट्रीट फूड की या हमारे खानों की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसकी डाइवर्सिटी है। हर रीजन में दुनिया में डाइवर्सिटी है, लेकिन इंडिया में जैसे हर 4 कोस पे जुबानें बदलती हैं, पानी बदलता है, ऐसे ही खानों के रंग भी बदल जाते हैं। कहीं मसाले कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कोई डिश है। अभी हम जी मगर भैया किस्सा ये है कि जब स्ट्रीट फूड में आप आते हैं तो वो 10 या 50 कोस का खाना एक साथ नजर आने लगेगा आपको। अगर आप टिक्का खा रहे हैं, तंदूरी मुर्ग खा रहे हैं, आप बटर चिकन खा रहे हैं, आप या ये कहिए समोसा टिक्की खा रहे हैं, तो अनुभव कह रहे थे कि पराठे बनाने वाले आगरा से दिल्ली आए, मिठाई बनाने वाले, भुजिया बनाने वाले मारवाड़ से यहाँ आए, मारवाड़ी भोजनालय वाले। तो उस मारवाड़ी भोजनालय में जो चांदनी चौक में है, आपको वही खाना मिलेगा जो आपको जोधपुर में मिलेगा, या आपको जो कहीं उदयपुर में मिलेगा, या जयपुर में कहीं मिलेगा। क्योंकि तो उसमें वही मसाला है, वही हींग है, वही घी है, वही बेसन है, वही गट्टे हैं। तो वो खाना कोस के हिसाब से बदला नहीं है। और अगर आज आप खाने बैठ जाएं तो जो नेपाली आदमी आपको मोमो खिला रहा है, वो मोमो जो आप दिल्ली में खा रहे हैं वो वही मोमो है जो आप लद्दाख में मिल रहा है, वही मोमो है जो सिक्किम में मिल रहा है, जो अनुभव तो कोना कोना इन्होंने छाना है। तो वो हर जगह जो मोमो है उसमें थोड़ा बहुत फर्क है कि कहीं उसने कुछ को दिखाने के लिए उसके भीतर चाउमीन भर दिया, कुछ कर दिया, मगर कुल मिला के जो बेसिकली बुनियादी तौर पे मोमो है वो वही रहेगा। और अगर आप देखें तो जो लिट्टी चोखा है जो इन्होंने कहा किसी फ्लाईओवर के नीचे बैठ के खाया है मुजफ्फरपुर में या और भी बिहार के, तो वो आपको गुड़गांव में आज खाने को मिल रहा है। जो लिट्टी चोखा बेच रहा है आपके लिए, वो आपको वही खिला रहा है। सर बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ सर मैं। जैसे अब यहाँ मिडिल ईस्ट में मैं देखता हूँ सर, लाहौरी होटल है, बड़े सारे लाहौरी होटल है, वहां नाश्तों पे लाइन लगती है और वो बड़े बड़े सर पराठे या पूरी वो कहते हैं सर, बड़े वाले भटूरे को और आलू चना और वैसे ही नाश्ते के लिए लाइनें लग रही हैं और तेल में डुबो डुबो के बनाए जा रहे हैं। लेकिन जब हम दिल्ली में आते हैं तो वही पंजाबी जब उधर से आए थे यहाँ, तो वो उसी तरह का कल्चर लेके आ गए। दिल्ली में भी आपको वही चीज मिल जाएगी। फिर हम सिर्फ पंजाबी आदमी लेके नहीं आया। अगर आप आज गली कबाबिया में जाएं और गली कबाबिया में निजामुद्दीन और न्यू जवाहर के ठीक सामने देखें तो वहां भी गरीब परवर का होटल है जो नागौरी हलवा और पूरी और आलू देता है। और ये पूरी और आलू आपको खाने को शीरीन भवन में भी मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चला रहा है, दिल्ली शहर का मुसलमान चला रहा है, जिसको खाने की उसको भी दिक्कतें कुछ है ना कि कोई आदमी अगर परहेजी है, उसको शक है मन में कि हलाल है नहीं है, तो नाम देख के भरोसा नहीं होता परदेसी आदमी को, या वो खा नहीं सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर गरीब परिवार होटल में वो पूरी और आलू खा सकता है, शिशु होटल में खा सकता है, और वहाँ वो उसका हिंदू जजमान भी बैठ के खा सकता है। इसकी मन में ये तको सुबह नहीं कि कड़छी तो नहीं डाल दी इसने कहीं इसमें सब्जी में इसको ज्यादा नाश्तेदार बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाबी अपने तला भुना खाना छोले एक एग्जाम्पल है सर, आपकी बात पे मैं सपोर्ट कर रहा था एज एन एग्जाम्पल कि ये दुनिया में हर कोने में जो लोग जहाँ से जहाँ गए वो आपको एक यूनिफॉर्मिटी भी मिलेगी और डाइवर्सिटी भी मिलेगी, दोनों चीजों का मिक्सचर है। स्ट्रीट फूड एग्जैक्टली लेकिन स्ट्रीट फूड में वही हो। अच्छा अनुभव, ये थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि दिल्ली फूड वॉक कैसे शुरू हुआ और कैसे आज यहाँ तक आपने इतना जो सफर तय किया है। और आप बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, तो खानों का ये प्यार और इसको जोड़ने का तरीका कहाँ से ये आइडियाज हुए? मेरा पहली बात, फूड से कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैंने कोई फूड की पढ़ाई नहीं की है और ना मैंने कोई टूरिज्म की पढ़ाई की है। लेकिन मैं आज शुरुआत में मतलब एक तरह से फूड टूरिज्म में हूँ। मेरी पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस की हुई, रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद फिर जैसे हर एक बिहारी का सपना होता है कि आईएएस बनना है, तो वैसे आईएएस बनने का सपना था। मैंने सारे अटेम्प्ट दिए लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाया, फाइनल इंटरव्यू में नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने एक एनजीओ में नौकरी की 5 साल, और ये था कि भाई कुछ ना कुछ समाज के लिए, सोसाइटी के लिए करना है। तो एनजीओ में चले गए। एक एनजीओ में जो होमलेस, स्ट्रीट किड्स, कम्युनल राइट विक्टिम्स के लिए काम करते हैं, उनके साथ मैंने लगभग 5 साल काम किया। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे फूड में इंटरेस्ट है और मुझे इसी में अपना करियर बनाना चाहिए। तो 2010 में मैं दिसंबर में मैंने फूड वॉक की अपनी, और पहाड़गंज में पहली फूड वॉक की थी। शौक से की थी कि आइडिया ये था कि बस दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर दिल्ली का खाना एक्सप्लोर करेंगे। और मुझे याद है कि जो पहली वॉक की थी उसमें हमने सब लोगों ने मिलकर 200 रुपये इकट्ठे किए, 150 रुपये खाना खाया, 50 रुपये मैंने सबको वापस कर दिए कि आप ले जाओ, क्योंकि मेरा उसमें ये इंटरेस्ट नहीं था कि मैं उससे कुछ पैसे कमाऊं।
just for Cultivation. fun, just for exploring. And every Sunday I started doing food walks दिल्ली में ही हर जगह पे, और 2014 के सितंबर में मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और फुल टाइम मैंने दिल्ली फूड वॉक्स में काम शुरू कर दिया, और लगभग 6 साल हो गए हैं फुल टाइम करते हुए। और दिल्ली में हम लोग स्ट्रीट फूड वॉक्स करते हैं, लगभग 10 से ऊपर एक फूड ट्रेल्स बनाए हुए हैं, जैसे पहाड़गंज, कमला नगर, मजनू का टीला, जाकिर नगर, बाटला हाउस, निजामुद्दीन, इन सब जगहों पे। और वहाँ पे जाते हैं, जगह जगह लोगों को दुकानों की कहानी बताते हैं, जो दुकानदार है उनकी कहानी सुनाते हैं, और साथ में स्ट्रीट फूड टेस्ट करते हैं। तो ये जर्नी है, और ये यूट्यूब सिर्फ 2 साल हुए शुरू किए हुए, 2018 में शुरू किया था। और इसका भी आइडिया यही था कि अब इन दिल्ली में बहुत दिन हो गए, क्यों ना अब बाहर जाके अलग-अलग स्टेट्स में जो खाना, मतलब मैं भी दिल्ली बिहार में रहा, फिर देहरादून में रहा, फिर दिल्ली आ गया, तो बहुत जगहों पे आने-जाने का मौका लगा, क्यों ना उनके खाने को और समझें अच्छे से, और स्ट्रीट फूड में इंटरेस्ट था। तो ऐसे ही फूड ट्रेल्स करने शुरू कर दिए और उसको यूट्यूब पे डालने लगा, और धीरे-धीरे सर के आशीर्वाद से अब लगभग 18 स्टेट हमने अभी तक कवर किए हैं। अभी पिछले 4-5 महीने से कहीं जा नहीं पा रहे, लेकिन नेक्स्ट मंथ से रिज्यूम करेंगे दोबारा। अच्छा पुष्पेश सर, आपसे अगर मैं बात करूं तो आप भी यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्पेशलिटी, आपने सोशल साइंसेज में एक बहुत बड़ा नुमाया काम किया, यू आर एकेडमिशियन। तो वहां से सर ये इंटरेस्ट की तरह डेवलप हुआ था, ये साथ साथ एक हॉबी कर ली थी, बिकॉज यू हैव डन अ इनक्रेडिबल वर्क एंड रिटन लॉट ऑफ आर्टिकल्स, बुक्स, स्पीचेस एंड लॉट ऑफ वर्क ऑन क्यूलिनरी हेरिटेज। तो आपका सर ये कैसे डेवलप हुआ इंटरेस्ट? अब मैं पहले तो एक बात ये साफ कर दूं कि अनुभव के और मेरे बीच में कॉमन लिंक जो है वो रामजस कॉलेज है। मैंने हाँ। जिंदगी में पहली बार जब पढ़ाना शुरू किया था तो सन 1969 में रामजस कॉलेज से ही शुरू किया और हिस्ट्री डिपार्टमेंट से किया था, और 2 साल ही मैंने वहाँ पढ़ाया, उसके बाद में जेएनयू में चला गया। मगर मुझे लगता है कुछ रामजस में ये असर है कि सामने लॉ फैकल्टी के ज़माने में होती थी, कॉफी हाउस होता था, स्कूल का कॉफी हाउस होता था, जी, तो जी, वो जी, जी। जो खाने अगर यारी दोस्ती हो तो सेंट स्टीफंस में चले जाते थे। तो मुझे लगता है खाने का एक जो चस्का लगता है कमला नगर की वजह से, रूपनगर की जी, वजह से, जब मैं वहाँ रहता था, रामनगर में पढ़ाता था, तो मैं रहता था पहले रूपनगर में और फिर बाद में आ गया था फ्लैट स्टाफ लोग। तो वो फिर तो खाने पीने की जगह ऐसी, आप पैदल टहलते हुए जब जाएं तो इन्होंने जगहों का नाम दिया दिल्ली के अपने फूड बॉक्स में, मजनू का टीला था, ये पुरानी दिल्ली थी। तो वो मुझे जगह याद आती है पहाड़गंज की। जब आप उस उम्र में 20-22 वर्ष की उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो वो आप लगभग हम उम्र होते हैं अपने स्टूडेंट्स के, तो उनके साथ उनके बैठने के अड्डे पे जाते हैं, उनके साथ कभी छांग पीते थे, कभी चाउमीन खाने जाते थे। जी, जी। ये सारी चीजें जो होती थी, तो वो खाने का एक जायका आपके मन में चढ़ता है। मगर खाने के संग जो मेरा पैशन है उसकी शुरुआत घर से हुई। तो मेरी माँ जो थी, उनकी बड़ी अजीबोगरीब दास्तान है कि उनकी पैदाइश काठियावाड़ की थी, उनकी परवरिश अल्मोड़ा में अपने दादाजी के संग, फिर बाद में बनारस और इलाहाबाद में हुई। बाकी पढ़ाई उन्होंने पूरी शांति निकेतन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के संग की, जिनकी वो बड़ी शागिर्दा प्यारी थी। और उसके बाद जब वो लौटी और मेरे पिताजी से उनका मुआशरा हुआ, तो जब लव मैरिज हुई तो वो, मेरे पिताजी उत्तराखंड के रहने वाले थे, महाराष्ट्रियन ओरिजिन के थे, लखनऊ में पढ़े थे, खाने के शौकीन थे, और वालिदा के जो वालिद थे वो उस वक्त रामपुर रियासत में अकेले हिंदू मिनिस्टर थे। वहाँ बड़ा चल रही तो थी। आपका सब कनेक्शन रोहिलखंड, उत्तराखंड, गुजरात, सो यू गॉट अ जब उसके बाद वो वहाँ से फारिग हुए तो वो बुंदेलखंड ओरछा में दीवान रहे, उसके बाद वो कर्नाटक में जाके अपनी आखिरी दिनों में जिंदगी के रहे। तो माँ का जो एक्सपोजर था वो काठियावाड़ से शुरू होता था, फिर बंगाल, आसाम, उड़ीसा, जो आज का मेघालय है, शिलोंग, जहाँ से उन्होंने हाई स्कूल का इम्तहान दिया, वहाँ से फिर इलाहाबाद, बनारस, और फिर रामपुर रियासत, और फिर लौट के हमारे घर में लखनऊ का कुछ असर, और फिर वो पहुंची कर्नाटक। तो वो सारे खाने मिलजुल गए थे। तो मुझे दिल्ली में बड़ी हैरत हुई जब मैं पढ़ने बोर्डिंग स्कूल में आया, बोर्डिंग पीएचडी के लिए आया था यहाँ, जब लोग झगड़ा करते थे हॉस्टल में, भैया तुम सांभर क्यों खा रहे हो, तो मद्रासियों का खाना है। तो सांभर तो हमारे घर में हफ्ते में 2 दिन पकता था, हमारे घर में गुजराती मीठी दाल पकती थी। अब यहाँ के मेरे क्लासमेट थी सुवर्णा भट्ट, वो मुझे खिलाने ले जाती थी पोपट काकानी लॉज में, राजनिवास मार्ग में। तो वो दुकान बंद हो गई, वाला ज्योति बख्शे उनको जो दुकान चलाते थे, और फिर दूसरी दुकान थी पारसी अंजुमन की, जहाँ गुजराती खाना पारसी नुमा बिकता था। तो वो सारे खाने क्योंकि हमारे घर में भी दुकान की बनी थी, तो मुझे वो ऑल इंडिया पैलेट एक तरह से घर से गया। और वालिद डॉक्टर थे, वो बार बार माँ से पूछते थे इस खाने की तासीर क्या है, उस खाने का असर क्या होता है, ये खाना अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई। फिर जब मैं दिल्ली में आया तो होता है कि हर आदमी
जेब खर्च के लिए कुछ ना कुछ करता है, तो रोजी रोटी के लिए तो नहीं, मगर जेब खर्च के लिए, मक्खन मलाई के लिए तो मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की। तो उसमें जो मैंने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए तो वो मुख्तलिफ मजमून पे होते। फिर हमारे दोस्त थे जो एडिटर थे मिस्टर जिम्स कालरा, तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि भाई मैं कुछ खाने पे लिख रहा हूँ और एक टीवी सीरियल बना रहा हूँ, अगर तुम आ जाओ तो हम दोनों मिल के काम करें और सर्च करें और स्क्रिप्ट वगैरह लिखें। उनका मैं बड़ा मशहूर हूँ कि जब उनके साथ मैंने काम शुरू किया तो मुझे ये खुलासा हुआ कि जो शेफ प्रोफेशनल है, तो इन्होंने बिल्कुल सही बात अनुभव में कही कि ये आपका फायदा है कि आपने केटरिंग नहीं पढ़ी, आपने कहीं फूड न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा, आपने खुले दिमाग से खाया चखा उसका। तो ये मुझे लगता है कि एडवांटेज कालरा साहब की वजह से मुझे हुआ कि जब उनका एक इंटरेस्ट खाना बेचने में था, खाने को फेमस बनाने में था, मगर मेरा कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं था। मैं उनकी मदद से रिसर्च करना था खाने के लिए, और चूंकि तब तक मैं रिसर्च कर चुका था इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो मैं करता उस तरीके से था कि कंप्यूटर को फोल्डर्स बना लो। कंप्यूटर उस जमाने में नहीं थे, मगर फिर भी जो जब भी जैसे ही कंप्यूटर चले हम लोगों ने शुरू कर दिए थे लैपटॉप की तरह, वरना आप फोल्डर बनाइए, इंडेक्स कार्ड बनाइए, क्रॉस इंडेक्सिंग कीजिए, बिब्लियोग्राफी बनाइए। तो एक तरह से एक स्कॉलरली तरीके से हिंदुस्तानी खाने की रिसर्चिंग शुरू होगा। और वो जो सबसे पहला सीरियल हिंदुस्तानी टीवी पे आया, तो वैसे तो मंजीत भाई ने सवेरे सवेरे मॉर्निंग ट्रांसमिशन में किया था एक प्रोग्राम, मगर जो प्राइम टाइम पे गया वो खालसा साहब का और मेरे साथ किया हुआ दावत प्रोग्राम था। और उसके बाद उन्होंने पहला ट्रेवल फूड शो जी के लिए किया जो जानकी का सफर था, जो बैक फिल्म के साथ हुआ। तो उन दोनों में मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। एक तो मेरा खाने को बहुत मुफ्त का मिला, जहाँ जाते थे शूटिंग के लिए तो लोग मतलब खातिरदारी बहुत करते थे। उस जमाने में इतने चैनल भी नहीं थे, एक ही जगह लोग चाहते थे कि उनकी ब्रांडिंग हो जाए, उनकी मर्चेंडाइजिंग हो जाए। और कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला जो खाने के शौकीन थे। तो मेजर हबीब रहमान उस जमाने में थे जो ITC होटल में थे और प्रेसिडेंट थे वहाँ के, बड़े खाने के शौकीन है, हैदराबाद वाले हैं। हैदराबाद में कुछ हमारे दोस्त लोग थे, अनीस जंग की फैमिली थी, नवाब अली यावर जंग की फैमिली थी। तो उन लोगों के साथ फिर राजा बदरी विशाल की फैमिली थी जो मेरे पब्लिशर्स थे हिंदी स्टोरीज के। तो वो मारवाड़ी खाना, वो वहाँ का राजाओं का खाना, धनराज जी का, पुरजा करण वगैरह के घर का खाना, जौहरी साहब का जो आर्ट कलेक्टर है, वो दरवाजे आपके लिए फिर खुलते चले जाते। सर मैं साथ साथ थोड़ा सा जो लोग कमेंट्स लिख रहे हैं वो फीडबैक भी देता चलूं अनुभव भाई, क्योंकि वो फिर बाद में इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा। एक साहब ने लिखा है कि पुष्पेश जी, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, लव फॉर प्रिजर्विंग द हेरिटेज दैट केम फ्रॉम They बुक्स। should find Anubhav an inspiration because I think his political energy, his enthusiasm, his passion. I'm a great fan of Anubhav. And you know, for the first time I met him, रेख्ते में इनसे हमारी मुलाकात हुई थी, मुझे लगता है कि लोगों को इनसे इंस्पिरेशन देना चाहिए। सर वो फोटो भी इन्होंने वही वाला दिया है, रेख्ता में आप दोनों साथ खड़े हुए, बड़ा अच्छा फोटो है। दिस इज क्या बढ़िया खाने का इंतजाम वहाँ कर रहा है जी। अच्छा पुष्पेश सर, एक सवाल आपके लिए आया है, किसी साहब ने लिखा है कि पुष्पेश सर पार्टीशन के बाद आई डिशेस के बारे में कुछ जानना चाहूंगा, तो हम इसको अभी लें या बाद में ले लेंगे, अपनी टॉक को जारी अभी निपटा लेते हैं। पार्टीशन के बाद जो डिशेस यहाँ आई वो दो तरह की, एक तो वो थी जो पंजाब अनडिवाइडेड पंजाब में जो कुछ लोग आए वो कोयटा के थे, कुछ मुल्तान के थे, कुछ सरकई बोलते थे, कोई लाहौर के ही थे, कोई पिंडी के थे, कोई पेशावर के थे। हमारी दोस्त जो अमृतसर में है गायत्री पेशावरियाँ, तो वो अपने नाम के साथ आज भी पेशावरियाँ लगाती हैं। अभी भी दिल्ली में आप जाए तो मुल्तानी वैद्य जी हैं, तो मुल्तानी घाटा है, कुछ खाने की दुकानें सिद्धियों की हैं जो वहाँ से आए थे। तो खाने की कई चीजें आई जो आज आपको पार्टीशन के बाद के खाने में इसलिए नजर नहीं आती। तो उन सब पे हावी हो गया पनीर, और हम सब पे हावी हो गया तंदूरी चिकन और बटर चिकन और कढ़ाई चिकन और छोले कुलचे। अब आज आपको ये फर्क करने वाले मुश्किल मिलेंगे कि पिंडी चने की खासियत क्या है, वो खड़े कितने होते हैं और दूसरे गले वाले चने कितने हैं। तो आपको वो छोले भी घरों में बनने कम हुए और आप बाजार जाके छोले कुलचे भटूरे खा लेते हैं। तो वो सारी चीजें अब हमको जो पंजाब से आई थी वो हमको हर जगह नहीं है। बड़ी मेहनत से अगर आप कोशिश करें तो आपको राजेंद्र नगर में एक नानक स्वीट्स मिल जाएगी, जहां आपको सिंधी स्वीट्स मिल जाएंगी, जो सेब की बर्फी बना रहा होगा आजाद मार्केट में मिल जाएगा, से अनुभव बतलाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे जो मशहूर पंजाबी ढाबे थे वो पंचकुई रोड में पहले थे जो तवे के टिक्के बनाते थे। अब वो तवे के टिक्के आपको देखने को नहीं मिलते हैं, अब आपको तंदूरी टिक्के मिलते हैं। अब आपको जो काकेदा होता था वो एक रेस्टोरेंट में तब्दील होकर पे कभी मीनार बनता है, कभी चिनार बनता है, और बड़े बड़े जब अपने को ढाबा कहते हैं वो पैरिस में खुले या कहीं और,
तो बगल में उसके दो ढाबे और हैं, नेशनल और ग्लोरी, जिनमें से एक सिर्फ भुने गोश्त का स्पेशलिस्ट है और बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है। तो पंजाब के खाने का जो वो डायमेंशन था, जो पंजाबी डिशेज, खास पंजाबी डिशेज थी, आलू बढ़िया मान लीजिए या भरवा कीड़े मान लीजिए, वो या होम स्टाइल आपको साग गोश्त खाने को मिलेगा, वो आपको अब ढूंढे से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि घरों में भी खत्म हो रहा है। और आखिर में मेरे ख्याल में ऋतिका सिंह, जो मंजीत की बड़ी लायक साहबजादी हैं, जो सेंस किचन चला रही थी, कबीर की मार भी हुई थी, वो कुछ खाने की जरूरत को डिवाइड कर। अमृतसर इज फेमस फॉर हिज पीपल एंड पीपल से बिकॉज ऑफ वाटर देयर। अनुभव भाई, हम आते हैं आपके होम टाउन या मतलब बिहार से, कि बिहार का कुलिनरी जो डाइवर्सिटी है बड़ा रिच है वो भी, और लोग मतलब कम जानते हैं, क्योंकि बिहारी फूड उतना लिट्टी चोखा मशहूर हुआ, लेकिन उसकी तरह और बहुत सारी डिशेस हैं जो बिहार की बहुत रिच है। आपने भी मिथिलाई कुजीन पे पूरी एक वीडियो की, और वो अपने आप में पूरी एक रिसर्च या डॉक्यूमेंट्री है कि कितने रिच भोज होते हैं वहाँ पे, वहाँ की कल्चर और फूड एक दूसरे से एम्बेडेड है। बिहार का अपना एक जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो बिहार से ताल्लुक नहीं रखते, उस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो मेरे को, उस जर्नी पे आप अपने। जी, मतलब हम लोग मतलब मैं कॉलेज में पढ़ता था कि याद करने के लिए पढ़ते थे बीमारू स्टेट्स, कि और बीमारू स्टेट्स में बिहार भी आता था। हम भी उसी स्टेट से आते हैं, आप भी उसी से आते वेस्टर्न हैं यूपी पीलीभीत से मेरा और ताल्लुक है, इसके के पड़ोस से। जी 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 और उत्तरांचल से मैं, हमारा बॉर्डर लगता है। अच्छा कहाँ पे उत्तरांचल में कहाँ? नहीं, पीलीभीत इज इन वेस्टर्न यूपी, हाँ, और हम किसी वक्त में बिल्कुल अब उत्तरांचल के बॉर्डर पे आ गए, वरना वो उत्तरांचल की तरफ ही माना जाता था, क्योंकि वहां से तराई शुरू हो जाता है, रुद्रपुर, और फिर आगे नैनीताल और काठगोदाम। जी अनुभव। तो मतलब मैं बता रहा था कि हाँ, मतलब हमेशा बिहार, उड़ीसा, इन स्टेट्स को हमेशा देखा जाता है एक तरह से कि वहाँ पे गरीबी है और खाना सब लोग खाते हैं सिर्फ भात दाल और लिट्टी चोखा, इससे आगे बढ़ा ही नहीं कभी। तो मेरी कोशिश थी तब जाने का कि मतलब जहाँ मेरा बचपन गुजरा उन जगहों पे जाऊं और मतलब लोगों के सामने जो वहाँ का लोकल डिशेज हैं उनको सामने लाऊं, बियॉन्ड लिट्टी चोखा, मतलब बिहारी फूड बियॉन्ड लिट्टी चोखा। तो इसलिए मैंने ऐसी जगहों को पिक किया, जैसे दरभंगा मिथिलांचल का खाना। वो लगता है कि उस पे मतलब मुझे पता नहीं था कि इतना सारी डिशेस होती हैं। सिर्फ पता था कि यहाँ दही चूड़ा खाते हैं और वहाँ पे माछ मखान और पान मिलता है, लेकिन उसकी भी आगे बहुत सारी चीजें हैं। उसके बारे में वहाँ जाके पता चला, जैसे तिलकोर का पत्ता है, अलीकंच का पत्ता है, और वहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्यों आप वहाँ पे भात का क्या सिग्निफिकेंस है, और मखाने से भी क्या क्या डिशेस बनाई जाती हैं, किस तरह से उनका पोहा बनता है, पोहा में सूखा बनता है, गीला पोहा बनता है, पोछुआ क्या होता है। तो सारी डिशेस के बारे में वही जाके पता चला और देखा कि बहुत ही रिच डाइवर्सिटी है उनके फूड में भी, जगह जगह पे कहाँ पे क्या लोकल मिलता है उससे वो खाना उनका इन्फ्लुएंस्ड है। सर, एक हमारे दोस्त हैं हिस्ट्री लवर हेमंत भाई, इनका एक सवाल है, इन्होंने ट्विटर से किया है, यहाँ फेसबुक पे नहीं है। हेमंत भाई ने पूछा है कि अमृतसर जो खानों के लिए मशहूर है, तो एक ट्रेडिशनल कहावत ये है कि पानी का बड़ा रोल होता है, और वही डिश दूसरी जगह बनाए तो पानी मुख्तलिफ हो जाता है। इसकी कोई बेसिस है क्या कि मतलब पानी पानी फर्क है, तो वही डिश अलग जगह अलग होगी, तो अमृतसर के पानी की बात ही अलग है, आप वो जाके वहां खाएं तो उसका टेस्ट अलग है। ये सर आपके लिए सवाल है, पुष्पेश सर के लिए। देखिए, मेरे ख्याल में पानी से ज्यादा हाथ का फर्क है और दिल का फर्क है। खाने के बारे में मशहूर ये है कि जिस भाव से, जिस सेंटिमेंट से आप किसी के लिए खाना बनाते हैं, वो उसमें झलकता है। अमृतसर की बरकत ये है कि जब से वहाँ स्वर्ण मंदिर बना, उसके 4 दरवाजे खुले थे 4 दिशाओं में, तो वो मियाँ मीर ने जब उसका नींव का पत्थर कादरी सिलसिले के सूफी पीर ने रखा, तो ये था कि पुल बनेगा हिंदुस्तान और इस्लाम, हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच में। और सारे गुरुओं की कोशिश ये थी कि इस्लाम और हिंदू बैर न रहे और एक सद्भाव बढ़े, एक पुल बने। तो वो उस शहर की बरकत ये है कि वहाँ खाना खालसा जो खिलाता है वो खालिस प्योरिटी का होता है, और वो खिलाता लंगर में जब है तो उसमें जात पात का भेदभाव नहीं होता। तो ये इमोशनल कंटेंट है। तो खाना जो आज बेच रहा है उसने भी कहीं ना कहीं इनहेरिट किया है। उसे लगता है कि अब मैं अपने नमक की अदायगी नहीं कर रहा हूँ, तो भले राम लुभाया हूँ जो सिविल अस्पताल के सामने आप पापड़ बेच रहे हैं, या कान्हा की दुकान हो जो पूरी और आलू और झोल बेच रहे हैं, मगर ये सारी चीजें वो हैं जहाँ कहीं ना कहीं आपको शहर की इज्जत अपने नाम के साथ जुड़ी लगती है। और फिर ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो पुश्तैनी कारीगर होता है, वो ब्राह्मण का ढाबा हो, वो केसर का ढाबा हो, वो लॉरेंस रोड पे टिक्के बेचने वाले हो, वो मखनी मछली बेचने वाले हों जो तोल के बेचते हैं, तो वो कुछ तो है पानी का असर है कि हरी पत्तन से मछली आती है। मगर अगर आप देखें तो अमृतसर से तो रावी खासा दूर है, और रावी में पानी
दिल्ली का ऐसा कोई टैग नहीं है जिसके उस अमृतसर को छोड़कर जिसमें आप मत्था टेकने जाते हैं जब दरबार साहिब। मगर मुझे लगता है कि ये पानी की खासियत हर जगह लोग कह सकते हैं कि सब इस दाल के गलने में ये फर्क है, इसमें ये फर्क है, मगर मुझे लगता है जो सारा फर्क है वो कारीगरी का है, जो एक्सपर्टीज के साथ आता है कि जो जितने यादव कारीगर हैं ब्रजभूमि के, उनको खुद ही आँच में गर्मी में तपते हुए धीमी आँच पे तलने का हुनर आता है, वो भुजिया हो या वो बालूशाही, ये आपको और जगह नहीं मिलेगा। और ये कारीगर आपको मिठाई बनाने वाला बनारस में भी यादव मिलेगा, और जो राम आश्रय सबसे मशहूर लखनऊ वाले हैं उनकी ननिहाल बनारस में है, तो ये कारीगरी अमृतसर की होगी। वहाँ एक ये है कि भाई तर माल देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देते हैं, लस्सी में चम्मच खड़ी हो जाती है, पेड़ा बनता है, तो मगर वो सारी बातें मेरे ख्याल से। मैं हेमंत भाई के सवाल पे ऐड करना चाहूंगा, बदायूं का एक बहुत मशहूर सर मम्मन खां का पेड़ा है। हाँ, पेड़ तो मथुरा से आया, लेकिन मम्मन खां ने 1820 या 1825 में इसको बनाना शुरू किया। मम्मन खां के बच्चे अनुभव भाई फले पूरे, पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के बाद मम्मन खां के कुछ डिसेंडेंट्स बरेली में हैं अभी, और कुछ डिसेंडेंट पहुंच गए सूबा सरहद पाकिस्तान में मर्दान में। तो अभी बीबीसी ने स्टोरी कवर की, वही टेस्ट मर्दान में भी मिल रहा है। बीबीसी में पूरी इंग्लिश पे एक बड़ी डिटेल्ड स्टोरी दी, और वही टेस्ट बदायूं में मिल रहा है, वही टेस्ट बरेली में मिल रहा है। अब हर जगह मम्मन खां नहीं, यही किस्सा मथुरा के पेड़े का है। बिल्कुल बिल्कुल, वो राम रंजन सिंह के साथ गया धारवाड़, और धारवाड़ में वही पेड़ा है जो मथुरा का पेड़ा है। अब धारवाड़ का पेड़ा पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन वो गया मथुरा से। और जो पेड़ा मथुरा के पड़ोस में भिंड मुरैना का जले खोए का पेड़ा है, वो बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल। तो अनुभव भाई, दिल्ली के एक्सप्लोरेशंस में आपको शेयर करेंगे, खास तौर से आपने दिल्ली के तो बिल्कुल एक एक कॉर्नर बड़ा लंबा एक्सप्लोरेशन है, तो दिल्ली की एक्सप्लोरेटिव जर्नी पे कुछ शेयर करना चाहेंगे, खास तौर से स्ट्रीट फूड के ताल्लुक से। दिल्ली में अगर स्ट्रीट फूड की बात की जाए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अलग अलग इलाके हैं, जैसे बताया मैंने, मजनू का टीला है, जाकिर नगर है, कमला नगर है, पुरानी दिल्ली है और सीआर पार्क है। इन सब जगह के अलग अलग इलाके हैं और इलाके का अलग अलग खाना है। तो अगर से पुरानी दिल्ली की बात करें, पुरानी दिल्ली में आप कौन सी जगह पे खड़े हैं और किस समय पे हैं, तो वो खाना बदलता रहेगा। जैसे आप अगर मान के चलिए सुबह के टाइम पे वहाँ पहुँचते हैं, तो आपको नाश्ते में बेदमी आलू मिलेगी, नागौरी हलवे मिलेगा, छोले कुलचे मिलेंगे, भटूरे मिलेगा। अगर आप मटिया महल की तरफ चले जाएंगे तो नहारी पाए मिलेंगे। उसके बाद आपको लस्सी मिलेगा, खुरचन मिलेगा, रबड़ी मिलेगी। आप अगर सीआर पार्क में तो आपको राधा बल्लभी आलू दम मिलेगा, और भी जो वहाँ की लोकल स्ट्रीट फूड होती है वो मिलेगी। आप मजनू का टीला में तो आपको लाफिन मिल जाएगा, वहाँ पे स्ट्रीट पे आपको मोह मिलेगा, अलग अलग के जो खजूर के डिशेस होते हैं वो मिलेंगे आपको। उसके बाद फिर अगर आप कमला नगर साइड में है तो आपको बिल्ले की हट की पूरी सब्जी मिलेगी, गोपाल स्वीट्स के आपको बेदमी आलू मिलेंगे। तो आप कौन से इलाके में हैं और किस समय पे हैं, उस और किस सीजन में है, वो भी डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल अनुभव भाई, एक चीज और है जो मैं देखता हूँ कि दिल्ली का खाना, क्योंकि सर का तो एक लंबा वक्त दिल्ली में गुजरा है, उन्होंने वो दौर से देखा है जब वहाँ पैदा भी नहीं हुए थे, एक स्टूडेंट लाइफ से सर ने आज तक देखा है। एक एवर चेंजिंग और डायनेमिक है, लोग आते जाते रहते हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली पुरानी दिल्ली में शीरमाल शेयर करते हैं लोग, आपने भी शेयर किया, वो मेरठ से अभी जल्दी आया, बहुत जल्दी मूव करके आया। अभी 4-5 साल पहले वो नहीं हुआ करता था। एक नया शीरमाल बड़ा डिजाइन वाला और बड़ा खूबसूरत सा है, देखने में बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह से एक लिविंग कल्चर है दिल्ली का जो एकोमोडेटिव है। तो सर कुछ आप इस पे ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी तो एक बहुत लंबी वक्त दिल्ली के साथ गुजरा है। दिल्ली में जब इसकी नए शहर की नई दिल्ली की 100वीं सालगिरह मनाई गई, तो मुझे एकदम इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना बूढ़ा हूँ। तो 100वीं सालगिरह में आधी सदी मेरे आंखों के सामने बीती हुई थी। मसलन 65 में आया था और करीब 55 साल से, बल्कि अब तो 65 साल का वक्फा होता है दिल्ली बहुत। और देखिए, मुझे लगता तब अकेली एक मंजिला इमारत थी, एक दिल्ली का डीडीए जो मल्टी स्टोरी था, और एक आकाश इसमें दीप हुआ करती थी 12 खंबा रूट पे, वरना सारे मकान 2 मंजिले 3 मंजिले हुआ करते। मगर मुझे लगता है जो खाने में फर्क देखने को मिला है वो ये हुआ है कि जो हमारी देखिए इक्तिसादी हालत है वो जब बदलती है। जब मैं आया तो मैं 70 पैसे में शंकर मार्केट के एक आजाद ढाबे में 4 रोटियां, दाल मुफ्ती और आधी प्लेट सब्जी खा सकता हूँ। सर ये किस टाइम की बात है? 70 पैसे में? जी नहीं, ये 1965 की बात, 65 की बात है। और उसके बाद महंगाई का दौर शुरू हुआ। तो वो महंगाई, वैसी महंगाई आज हमको नसीब हो जाए तो हमारे बारे न्यारे हो जाए कि जब PRRM मूवमेंट था, प्राइस राइज रेजिस्टेंस मूवमेंट, तो आज जहाँ पालिका बाजार वाला रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर वो रेस्टोरेंट हुआ करता था, जहाँ बाद में एक दूसरा भड़कीला रेस्टोरेंट आया। मगर उस कॉफी हाउस में 27 पैसे का हैमबर्गर था,
27 पैसे का डोसा था, 27 पैसे की कॉफी थी और 50 पैसे का टोस्ट के साथ ऑमलेट हुआ करता था। तो दिनों एक सन 61 में नया रुपया आया था, वो डेसिमल सिस्टम वाला। तो मुझे लगता है बाद में वो कॉफी हाउस मोहन सिंह प्लेस की छत पे चला गया। मगर वहाँ जाने के साथ फिर भाव बढ़ने कब शुरू हुए, जब 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई, बांग्लादेश का लिबरेशन मूवमेंट हुआ, उसके बाद जो महंगाई आई उस पर फिर काबू नहीं पाया जा सका। उसके साथ लोगों का खान पान बदलने लगा। क्योंकि अभी हम स्ट्रीट फूड की बात कर रहे थे तो हमने बहुत अच्छी बात कही थी कि अर्बनाइजेशन के संग और इमिग्रेशन के संग ये खाना सड़कों पे आता है। जब घर में आपको लगता है कि सबके लिए पूरी बनाना मुश्किल है, सबके लिए बड़े तलना मुश्किल है, सबके लिए पकौड़े तलना मुश्किल है, सबके लिए कोरमा बनाना मुश्किल है, तो जो लोग खा सकते हैं वो आज आपने खा लिया, कल मैंने खा लिया, सड़क पे जाके हमने टंगड़ी कबाब भी खा लिया, हमने पनीर भी खा लिया। तो वो मुझे लगता है वो दौर 60 के बाद का दौर है, 70 का दौर है। और मुझे लगता है तब तक तो वो फैशनेबल रेस्टोरेंट थे जो अंग्रेजों के ज़माने की विरासत थी कि अंग्रेज चले गए थे, औलाद छोड़ गए थे, कि वेंगर्स था, ये था, इनके तेवर बदलने लगे। वेंगर्स ने फिर कबाब बेचना शुरू कर दिया, शाही कबाब बेचना, समोसे बेचने शुरू कर दिए। तो उसके पहले तो वहाँ लाइव बैंड चलता था और अंग्रेजी खाना बिकता था, बिल्कुल। तो वो जगह थी। और ऐसा ही कुछ हुआ जो स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट रीगल बिल्डिंग में था, जहाँ जूट बॉक्स था, कॉफी आप एस्प्रेसो पीते थे तो एक ब्राउनी आपको मुफ्त में मिलती थी। फिर वो जगह बदल गई। फिर उसके नीचे जो सेलर था, जहाँ पहला है वो डिस्को खुला था सेलर नाम से, तो फिर वहाँ बीच में एक अरेबियन भी खुला, फिर सब्जी सैंडविच भी बिकने लगे। तब तक मैकडोनल्ड नहीं था, एक बिरुला की दुकान थी जो ग्रिल्ड हैमबर्गर बेचता था, तले हुए नहीं बेचता था, बाकी सारे रेस्टोरेंट तले बेचते थे। ये सारी चीजें बदली लोगों के टेस्ट के साथ, उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी के साथ, और नए लोगों की नहीं पसंद। और सर अभी तो रिसेंटली देखें 10 साल के अंदर अब मिडिल ईस्टर्न इन्फ्लुएंस, अफगानी इन्फ्लुएंस भी आने लगा, जो लोग नाम भी नहीं जानते थे, शावरमा का और कुनाफे का और आपकी अफगानी ब्रेड का, ये सब चीजें तो बिल्कुल नहीं जानते थे। लाजपत नगर में आप पूरा अफगानी कुजीन देख सकते हैं। नहीं, ये तो आप अगर आप हैदराबाद में जाएं तो वहाँ दम की बिरयानी के नस्बत आपको सऊदी बिरयानी नजर आ जाएगी। सर वो तो हैदराबाद का तो अरब इन्फ्लुएंस और अरब मिक्सिंग है ना 100 साल 150 साल से। देखिए मेरा मानना है हैदराबाद से पहले अरब इन्फ्लुएंस तो केरल का है, कि 7वीं सदी में इस्लाम बजरिए सौदागरों के केरल पहुंचा था, तो उसे बाहर का इन्वेडर लेके केरल में नहीं आया था। वहाँ के जो माफिला मुस्लिम है वो तो दामाद बनाए गए थे, तो वहाँ के हलवे हैं, वहाँ के कोरमे हैं, वहाँ का अरीसा है, वहाँ का जो है वो तो हैदराबाद से पुराना रिश्ता उनके साथ है। हैदराबाद की खास बात ये कि हैदराबाद का जितना रिश्ता अरबों से है, उतना ही तुर्कों से है, उतना ही फारसियों से है, उतना ही दक्षिणी लोगों से है, उतना ही गुर्जियों आंध्रा वालों से। एक हमारे दोस्त हैं सुहेल भाई कैलकाटा से, ही इज हेरिटेज वॉक कराते हैं, हेरिटेज वॉक फाउंडर भी है वहाँ पे, खासतौर से मटिया ब्रूज और उसके आसपास के कैलकाटा की इंपॉर्टेंट स्ट्रीट्स के खाने भी शेयर करते हैं। उन्होंने आप दोनों से सवाल पूछा है कि ये जो एक आजकल है कि अवध की बिरयानी है और अवध का यखनी पुलाव है और दिल्ली की बिरयानी है, और फिर वहां जाके वो आलू ऐड हो जाता है, उस पर ये स्टोरीज भी कराते हैं कैलकाटा में। तो इसमें कोई लाइन ऑफ सेपरेशन है क्लिनिकल हिस्ट्री में, या ये अभी रिसेंटली क्रिएटेड डिबेट है? देखिए अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक पुराना मदारी था जो वो तमाशा दिखा रहा था, उसने 3-4 बार ये कहा कि मेरी उम्र 150 साल है, मेरी उम्र 250 साल तकरीबन है। तो जो तमाशबीन था उसने उसके जमूड़े को बुला के, जो 14-15 साल का निमोचिया जवान था, उससे पूछा तो भैया ये सच बोल रहा है? उसने कहा हुजूर मैं क्या बताऊं, मैं तो सिर्फ 75 साल से इनके साथ। तो अब आप ये करें कि अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो न तो मैं ये आप इसको तहरीरी बयान दे सकता हूँ, कश्मीर गवा रहा हूँ कि अवध में क्या होता था और दिल्ली में क्या होता था, मगर मेरे ख्याल में अगर आप शरर साहब की किताब का जिक्र करें जो लास्ट फेज ऑफ ओरिएंटल कल्चर है, वो रिश्ता लखनऊ, इसका तर्जुमा है, उनके हिसाब से लखनऊ वाले बिरयानी नहीं खाते थे, यखनी को नहीं खाते थे, और बिरयानी को शरार साहब कहते को मलगोवा समझते थे। हैदराबाद में कच्ची बिरयानी बनती थी, दम की बिरयानी बनती थी। अब रही बात अब मुरादाबादी बिरयानी का तो जिक्र करते नहीं, वो तो नई लेटेस्ट ही तो मुरादाबादी बिरयानी भी है। और तो अभी हमने देखा सर इसका इवोल्यूशन तो रिसेंट है। बात है कि आप कहते हैं कि वाजिद अली शाह गुर्बत में थे और परदेश में थे, तो उन्होंने आलू मिलाना शुरू कर दिया। अब इस पे कौन यकीन करेगा जिस बादशाह को इतनी बड़ी पेंशन मिलती थी, जिसने 2000 जानवरों का जू खोल रखा था, जो मटके महल में रह रहा था, जिसका बाघ एक बार भाग के गंगा पार निकल गया था बेदूर तक, वो आलू मिला रहा था।
मगर आलू की कहानी का सोर्स ये है कि उनके फैमिली के डिसेंडेंट के साथ मुझे एक्सचेंज करने का मौका मिला था कि जब कलकत्ता के आबो हवा में उन्होंने बिरयानी खाना शुरू किया तो उसमें गोश्त की मिकदार कम की गई और उसमें आलू और अंडा मिला के कुछ जायका भी बदला, कुछ तबीयत भी बहल गई और कुछ बिरयानी का मजा भी फर्क हो गया। और कोलकाता बिरयानी अपनी जगह पे एक बिरयानी है, उसी तरह से जिस तरह से सूफियानी बूरी बिरयानी होती है, इसी तरह से सिंधी अचारी बिरयानी होती है। मगर मेरे ख्याल में अब मुरादाबादी बिरयानी तो भाई साहब मुरादाबादी दाल तक है, ठीक है, संभल का वो बस स्टैंड वाला बासी सीख कबाब भी सही है पूरी के साथ खाने के लिए, मगर बिरयानी अगर हैदराबाद के आसपास ही छूट जाए तो अनुभव भाई, आप कुछ इस पे ऐड करना चाहेंगे? सर ने बता दिया बिरयानी के बारे में। बस मैं बताऊंगा दिल्ली की जो बिरयानी है, जो यहाँ की लोकल बिरयानी है, उसको ज्यादातर लोकल भाषा में मिर्च मसाला बिरयानी कहते हैं, क्योंकि थोड़ी मसालेदार होती है। एक चावल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं 11-21 का चावल, वो लंबे चावल होते हैं। उसको आप अगर वो कच्चा है तो उसको आप और पानी डाल दें, अगर ज्यादा उबल गया तो पानी निकाल दें, लेकिन उसकी शेप उतनी की उतनी रहती है। वो थोड़ा सा रबरी टाइप टेक्सचर होता है उसका। पूरे दिल्ली में वही चावल इस्तेमाल किया जाता है और वही जो तय की तरह बिरयानी बनाई जाती है, वैसी बनाई तय की तरह ही बिरयानी बनाई जाती है। ऊपर में अचार डाल देते हैं, वो अचार भी सीजनल होता है। अगर आप तौफीक के बिरयानी खाने के लिए जाएंगे हवेली आजम खान चितली कबर होते हुए, तो वहाँ पे आप जाएंगे, अगर विंटर्स के टाइम पे जाएंगे तो गाजर का अचार वो डाल देंगे, कभी वो आम का अचार डाल देंगे, तो मिर्च का अचार डाल देंगे। वो सीजन के हिसाब से अचार चेंज करते रहते हैं और उसके बाद साथ में लोग रायते के उसको खाते हैं। तो ये एक दिल्ली की स्टाइल बिरयानी है। आप जाकिर नगर बाटला हाउस चले जाएं तो वहाँ पे आपको दलीम बिरयानी मिलेगी खाने को। अगर आप निजामुद्दीन चले जाएं वहाँ पे आपको मुरादाबादी बिरयानी मिलती है, जो कि सिर्फ 20 मिनट में बना के तैयार कर देते हैं। वो पता नहीं कैसी बिरयानी होती है, मैं खुद देखा है बनते हुए, जो बिल्कुल तुरंत यखनी बनाई, चावल डाला और 20 मिनट में तैयार होगी। वो और अनुभव भाई, मेरे ख्याल से पुलाव और बिरयानी का एमलगमेशन है। मुरादाबादी बिरयानी जो है वो एक दोनों का एमलगमेशन है, यखनी वाली तरकीब है और मिला जुला के उसमें चटपटा बना दिया जाता है मिर्चें डाल के। बस वही है। तो इसी तरह की सुहेल भाई, हमने यहाँ मिडिल ईस्ट में दमाम वगैरह में कुछ पाकिस्तानी आउटलेट्स पे एक बॉम्बे बिरयानी खाई है। तो वो बॉम्बे बिरयानी कराची की बड़ी मशहूर आउटलेट है, पता नहीं उसका बॉम्बे से कनेक्शन कैसे है, और इसीलिए मेहरान वाले बॉम्बे मसाला बनाते हैं। और वो कैलकाटा बिरयानी का एक मॉडिफाइड मिर्च मसाला वर्जन है, जिसमें आलू भी होते हैं और मसाले भी होते हैं और चटपटी ज्यादा होती है कलकत्ता से। कलकत्ता की थोड़ी सी ब्लैंड और बेहतर है, वो ज्यादा स्पाइसी है और बड़ी मशहूर है कराची के लोगों में बॉम्बे बिरयानी, खासतौर से स्ट्रीट फूड। ये कराची के लोगों की मेहरबानी है कि उसे कम से कम बॉम्बे बिरयानी कह रहे हैं। हम लोगों का नमक हरामी है कि जो कराची हलवा आया, हम इतने भड़के पार्टीशन के बाद हमने पहले सिंधी हलवा कर दिया, फिर बॉम्बे हलवा कर दिया। बॉम्बे हलवा जो हलवा था उसको बॉम्बे हलवा कर दिया। कराची वाले ने कम से कम ये करम तो हम पे किया है कि बॉम्बे बिरयानी को बॉम्बे बिरयानी रह दिया है। सर, क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, हम अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखते हैं बिकॉज 34 अराउंड 40 मिनट्स वी हैव टॉक, तो प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि विद क्वेश्चंस 1 घंटे में सेशन हम अपना फिनिश कर लें। अनुभव भाई जी, सर कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं बताएं। मैं ये कह रहा था अनुभव भाई, आपका एक खास एक्सप्लोरेशन भोपाल और हैदराबाद का भी हुआ है, जिसमें आपने काफी स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करा है, क्योंकि ये एक डिफरेंट कॉर्नर्स हैं, नॉर्थ से अलग हैं लेकिन खाने उनके नॉर्थ जैसे हैं। कुछ वेजिटेरियन, कुछ नॉन वेज के बड़ी अच्छी डिशेस के लिए मशहूर हैं, जैसे हमारे यहाँ खिचड़ा होता है या हलीम होता है, उनका हलीम बिल्कुल डिफरेंट होता है। या इसी तरह से वेजिटेरियन डिशेस में भी उनकी कोई डाइवर्सिटी है, तो उस पर कुछ थोड़ा सा बताएंगे, भोपाल और हैदराबाद का कैसा स्ट्रीट फूड है? भोपाल की अगर स्ट्रीट फूड की बात करें तो वहाँ पे जैसे देहरादून की बन टिक्की है, या उसी तरह से वहाँ पे होती है बन कबाब। भोपाल में जाएंगे, इलाका है काजी कैंप, उस पूरे इलाके में आपको छोटे छोटे टिक्की कबाब के बनाते हैं और साथ में बन में चटनी लगा के, बहुत ही फेमस है पूरे भोपाल में। उसके जैसे आपने बताया खिचड़ा का, खिचड़ा वहाँ पे जो बिल्कुल जो मेड स्टाइल खिचड़ा होता है, वही सेम स्टाइल का खिचड़ा आपको वहाँ भी खाने को मिलेगा। या रामपुरी स्टाइल जो बब्बू की दुकान है, वहाँ भी जो जैसे मिलती है खिचड़ा, वही सेम स्टाइल खिचड़ा भी आपको खाने को वहाँ मिलेगा। और हैदराबाद की हलीम बहुत ही अलग है बाकी जगहों से, जैसे उसमें दाल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अलग अलग ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं और उसको काफी देर घोटा जाता है। इतना देर दलीम को नहीं घोटते, इतना ज्यादा खिचड़ा को नहीं घोटते हैं। साथ में हैदराबाद की बहुत सारी डिशेज हैं। वहाँ की नहारी बहुत अलग है। जो नहारी हम लोग दिल्ली की नहारी खाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एक थिकनर इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे आटा डालते हैं, कहीं पे बेसन डालते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी रस्से वाली नहारी होती है, वो काफ़ी अलग है। उसके बाद रोटी की बात करें, यहाँ पे जो नान बनता है वो हमारा गोल शेप का होगा, वहाँ पे चौकोर नान चलता है। उसके वहाँ पे हैदराबाद में जोजी हलवा बहुत फेमस है, जो कौन सी शॉप है, हामिदी कॉन्फेक्शनर्स की, और उसके बाद सामने में बिल्कुल फेमस की आइसक्रीम बहुत प्रसिद्ध है।
तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हैदराबाद की। ये भोपाल कुछ नाम है आपके मुख्तलिफ है, वो लोग हैं जो फ्रेंच टोस्ट होता है, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं सर, फ्रेंच टोस्ट का एक बड़ा मॉडिफाइड वर्जन जो अपने नॉर्थ में चलता है ब्रेड का, मीठा वाला, हाँ, तो उसको वो डबल का मीठा बोलते हैं, थोड़ा सा जी मॉडिफाइड जी जी वर्जन, शाही जी टुकड़ा जी जिसे हम बोलते हैं, शाही टुकड़े का हाँ मॉडिफाइड वर्जन, डबल का मीठा है सर। हाँ हाँ। सर जी, हैदराबादी दलील। अच्छा, पुष्पेश सर, थोड़ा सा हिल्स के खानों में बात करें, उत्तरांचल और उत्तराखंड के खानों में कोई ऐसी खास डाइवर्सिटी और वहाँ का स्ट्रीट फूड सर? नहीं, देखिए डाइवर्सिटी तो वहाँ बहुत है, मगर उस डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करने वाला, मतलब वो नरगिस की कदरदानी वाला बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। कुमायूं और गढ़वाल का भी सर डिफरेंस रहता है? कुमाऊं और गढ़वाल का नहीं, उस खाने की बुनियादी ये है कि वो खाना गरीब आदमी का खाना है। वो अगर आप देखें तराई से शुरू करें, जहाँ से आपने पीलीभीत से जिक्र किया, बिल्कुल बिल्कुल आपका वतन है, तो वहाँ जी, एक और गोवा पार्क है और एक और नेपाल की दूसरी तरफ चितवन पार्क है। बिल्कुल वहाँ बिल्कुल से सर, जब आप आते हैं तो आप तराई की बेल्ट में ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल। खारू गोरसा लोगों का खाना है, जौनसार भागरवाल। उससे थोड़ा आप ऊपर उठते हैं तो आपको 3-3.5 हजार फुट की ऊंचाई पे फिर वो हिल स्टेशन शुरू होने लगते हैं, भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल या गढ़वाल की तरफ अगर आप हैं तो लैंसडाउन, कोटद्वार, दुपट्टा वैली, तो गेटवेज हैं जो जहाँ से आप हिल्स की तरफ जाते हैं, जो पंजाब में कालका वाला रोड है। वहाँ से थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो आपको घाटियाँ मिलती हैं जहाँ चावल होता है, जहाँ लोग चावल खाते हैं, मछली खाते हैं। मगर ज्यादातर पहाड़ की जो पॉपुलेशन है वो ऐसे इलाके में बसती है जहाँ फसल अच्छी नहीं है, तो वो मोटा अनाज खाते हैं, मडुआ खाते हैं, रागी नुमा, वो खाते हैं भट की दाल, काला सोयाबीन, वो खाते हैं मसूर जो छोटे साइज का होता है। और चूंकि पहाड़ से लोग पैसा कमाने को मैदानों में जाते थे, तो फौज में भर्ती के पहले वहाँ पैसा था नहीं कैसे कौन, जिसके पास 2 मवेशी होते थे उसके घर में दूध दही होता था, तो गांव वाले मिल बांट के खा लेते थे। पहाड़ के गांव छोटे, 4 घर 5 घर वाले थे, तो खाना बहुत बेसिक किस्म का होता था कि मसाले कम पड़ते थे, तेल की चीज कम तली जाती थी। शादी ब्याह या पूजा के मौके पे ये होता था कि कोई पकवान बनता था, पूरी या लगड़ जिसे कहते थे, या सिंगल जो जलेबी की जम्बो साइज का होता है, हुआ एक तरह का होता है। रायता बनता था जिसमें सरसों इतनी तेज होती थी, वसाबी की तरह नाक और सरकत जाती थी। मगर कुछ नाम है जो अपने आप में बताते हैं आपको, जो गोश्त पकता था वो इतना पतली तरीका होता था, पनीला तो उसे बांट कहते थे, क्योंकि वो एक बकरा जब कटता था तो उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं होता था। पहले आप कच्चा पक्का खाते थे, उसे आग में भून के बाल निकालते थे, फिर उसे काट के कच्चे मांस की कतरे खाते थे सरसों के तेल नमक मिर्च के साथ, फिर कलीजी खा लेते थे, फिर जो उसके फेफड़े पेट आंतें होती थी तो अच्छी तरह धो के एक धुआं पकाते थे कढ़ाई में, जो घंटों पकता था और जिसे बड़ा जायकेदार बनता था। तीसरे का चिकन है हैदराबाद में। उसके बाद जो बोटियां बनती थी उसको हल्दी मिर्च और नमक के साथ सिर्फ पकाया जाता था, पानी का शोरबा होता था। उन लोगों को लगता था कि साल में एक बार खाने को मिलता था। दशहरे वशहरे में जब कोई बलि देता था, कुर्बानी होती थी मंदिर में, तो उस वक्त लोगों को लगता था क्या खाने की नया चीज है। वही किस्सा मछली का संग, मछली अगर आपने पकड़ ली तो बस आपने सरसों पीसी और उसके साथ वो मछली पका ली, तो थोड़ा दही डाल दिया, थोड़ा दूध छोड़ दिया, पतला झोल रखा जो आपने चावल के साथ खाया, तो उसमें जायका वो है तो आपको एक्वायर्ड जायका, जैसे बिच्छू बोटी की सब्जी बनती या बड़े बंडे गडेरी की सब्जी बनती या एक कॉटन चेस्टनट से मिलते जुलते जायके वाला मीठी होती है उसकी सब्जी बनती, या करूड़ एक यम होता था एलिफेंट, उसकी वो सब्जी बनती, या पापड़ के अरबी के पत्तों की सब्जी बनती। तो सब्जियां बहुत नहीं होती, सब्जियां सुखा के रखी जाती। अब ये बहुत पुरानी बात नहीं कि आज से 50-60 साल पुरानी बात है। जो सीजन में सब्जी आती थी वो भी आप कुछ खा सकते थे, कुछ आप नहीं खा सकते थे। तो मटर थी वो दाल मानी जाती थी, कच्ची रसोई थी रात को नहीं खा सकते। आलू था उसके बड़े अच्छे नायाब भुट्टे बनते थे जो छिलके के साथ सरसों के तेल में पकते थे। तो वो खाने के कई स्ट्रेटिफिकेशन थे कि ब्राह्मण क्या खाएगा, ठाकुर क्या खाएगा, असवर्ण दलित क्या खाएगा। और शाह एक ऐसी कम्युनिटी थी ट्रेडर्स की जो सब कुछ खाती, सब कुछ उनकी खाते शादी ठाकुरों में होती थी, पैसे वाले थे, वो अपने मन से खा सकते थे। तो जब बिल्कुल अंग्रेज आए तो डाक बंगले में जो लोग खाना पकाते थे, उन्होंने पेस्ट्री बनाना सीखा, उन्होंने रोस्ट डाक बंगलो रोस्ट बनाना सीखा, बिल्कुल कढ़ी बनानी सीखी। तो फिर मुझे याद है बचपन में हमारे भूतकाल में मछली के कबाब मिलते थे, तो मुझे दोबारा खाने को कभी मिले नहीं। आज अगर आप जाएं तो क्या कुफराने मिले, तो उस टापू में जजीरे में कढ़ी चावल मिलता है। वो एक हम्म, जमाने में तालाब से मछली पकड़ते थे, उसको उबाल के कांटे सफाई से निकालते थे
और एक ही मजाल नहीं कि एक कांटा आपके मुंह में लग जाए, उसके शान मछली के कबाब ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज है बनाने के लिए, सबसे मुश्किल चीजों में से मछली के कबाब। मछली के कबाब राजा साहब सहराना भी बहुत बढ़िया खिलाते हैं, मगर वो बोनलेस मछली, पेट की सोल सियर, उससे टुकड़ा काट के फिले, उससे वो कबाब बनाते हैं, जिसे कबाब कहते हैं, बट दैट इज बेसिकली अ फ्राइड फिश ऑफ अ फिले, बोनलेस। मगर ये जो कबाब होते थे ये कांटे वाली मछली थे, रोहू के या माशेर के, कांटे निकाल के। अच्छा सर, इसी तरह से उत्तरांचल में कुछ मिठाइयाँ भी बड़ी मखसूस हैं, बहुत मारूफ मिठाइयाँ हैं। वो एक कुमायूं में बाल मिठाई के नाम से बड़ी मशहूर मिठाई है। तो वो एक तरह से जले हुए खोए का पिघला एक दूसरी शक्ल है। तो जो बिल्कुल। भिंड मुरैना के जले खोए का हम जिक्र कर रहे थे, वो बिल्कुल जी जी चॉकलेटी कलर का हो जाता है। जी जी उसको आप छड़ बना दीजिए और उसमें पोस्ते को दाने लपेट दीजिए जो होम्योपैथी की दवा के साथ मिलते हैं, तो जी उसका टेक्सचर। जी। और वो खोया अगर आपका अच्छा है तो उसमें चीनी ज्यादा मिलाने की आपको जरूरत नहीं, उसकी लचीली होती है और अच्छी खाने में लगती है। उसी के आजकल चॉकलेट के टुकड़े भी लोग बनाते हैं। और जो मिठाई मुझे उससे कहीं ज्यादा अच्छी लगती है वो सिंगोड़ी है, जो एक कलाकंद और मावे के खोए के बीच की चीज है, जिसमें आप थोड़ा कसा हुआ नारियल डालते हैं, थोड़ी इलायची डालते हैं, और उसकी खासियत ये है कि उसको आप एक पत्ते में लपेटते हैं, जैसे नील का पत्ता कहते हैं, जो जंगली अंजीर है, तो उसकी महक उसमें एक बड़ी सी गिलोरी होती है जिसको से होता है। मगर बाल मिठाई इसलिए मशहूर हुई कि उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है और सिंगोड़ी दूध खराब हो जाती है। अनुभव भाई, आपके लिए एक सवाल ये आया है कि आजकल के दौर में जब इंटॉलरेंस ज्यादा बढ़ी है और लोग एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करते हैं, अपने अपने स्पेसेस, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशंस हैं, तो ये जो स्ट्रीट फूड है ये हमें कितना मतलब हमारे टॉलरेंस पे इम्पैक्ट करता है या इन एंग्जाइटीज को कितना ब्रेकअप करता है? क्योंकि आप तो बहुत सफर करते हैं, आप जानते हैं स्ट्रीट फूड पे, आपने तो मतलब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हर मखसूस कल्चर पे काम किया है, मतलब वेरी ब्रॉडली, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से जैसे बात कर रहे थे, किसी ने पूछा है कि न्यू इंडिया क्या है। जी जी मतलब इसमें एक तो बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया है क्या हमारे लिए, हम किस तरह से अपने इंडिया को देखते हैं, जिसमें एक सेकुलर इंडिया हो जहाँ पे सब धर्म के लोग साथ मिलके रहें, सब लोग एक दूसरे को समझें। और उसी में लगता है मुझे खाना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक बहुत ही बड़ा यूनिफायर है। आप अगर जैसे मैंने मतलब अपने डेली फूड वॉक के थ्रू ही बहुत सारे रमजान के टाइम पे इंटरफेथ इफ्तार्स किए, या फिर अगर मैं भोपाल गया हूँ तो किसी लोकल फैमिली में जाके रमजान के टाइम पे साथ में रोजा खोला है, या फिर अगर मैं बोध गया हूँ तो वहाँ पे माँ बोधि टेम्पल के अंदर भी गया हूँ, या फिर अगर मतलब सभी धर्म के लोगों के साथ मिलके खाना खाना। आपके काम में मेन काम ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो आपने प्ले किया। जी जी, और अपने साथ में एक खाना खाने से आप जब दूसरे को समझ सकते हैं, मतलब एक कितना बड़ा होता है कि अगर मैं आपके साथ खा रहा हूँ तो आपके कहानी जान रहा हूँ, आपके बारे में समझ रहा हूँ, उससे हमारी एक जो दूरी है वो खत्म होती है खाने के थ्रू। तो लगता है मुझे खाना एक बहुत बड़ा यूनिफायर है, और हम लोग एक दूसरे के घर जाएं, और सड़क पे खासकर स्ट्रीट फूड की बात करें, स्ट्रीट फूड ऐसी जगह होती है जहाँ पे सभी तरह के लोग आते हैं खाने के लिए। अगर जैसे सर ने बताया शुरुआत में कि अगर हम पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद जा रहे हैं तो दिमाग में सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाना है, कि वो मुस्लिम इलाका है। वहाँ पे भी आप सुबह जाएंगे तो आपको बेदमी आलू मिलेगा, शाही टुकड़ा फिरनी मिलेगी, वहाँ भी अलग तरह के हलवे मिलेंगे, आपको एलोवेरा का हलवा मिलेगा, अपची हलवा मिलेगा, मूंग दाल हलवा मिलेगा, गाजर हलवा, तो आपकी बहुत सारी चीजें। तो लगता है अगर जब आना जाना शुरू करेंगे तो एक तरह से आपस में और ज्यादा जो हम बात करते हैं एक नई इंडिया की, वो और उभर के आएगी। और पुष्पेश सर, किसी साहब ने सवाल पूछा है, वेस्टर्न यूपी की उड़द की दाल की खिचड़ी, हमने बचपन में हमारे यहाँ भी ट्रेंड हुआ करता था कि वो बासमती चावलों की नए चावल की बना करती थी, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि जो आपने जिक्र किया वही है जो गालिब ने कलकत्ता के बारे में किया, कहा कि जो आपने कलकत्ते का जिक्र किया कि भूख सी दिल में उठी कि हाय हाय, बचपन की उस खाने की याद दिला रहे हैं जो खाने को मिलेगा नहीं। तो अब अभी अनुभव ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि जब दिल्ली में बासमती बनती है तो वो किस नंबर के चावल से बनती है, वो लंबा होता है, मगर वो बासमती हो या ना हो, वो सेला बासमती हो सकता है, वो गोल्डन बासमती, गोल्डन सेला हो सकता है, वो इंडिया गेट हो सकता है, वो लाल किला हो सकता है। तो हम ब्रांड देख के खाते हैं, हम चावल के दाने की महक और पहचान हमें नहीं रह गई। अब आपने कहा नई बासमती, अब इसमें कितने लोग हैं जो आज इस फर्क को समझते हैं कि पहले पुराना चावल बेहतर समझा जाता, पुराना चावल थी, और अगर नई बासमती से बनता था तो इसकी क्या सिंबॉलिक अहमियत, क्या सिंबॉलिक थी। अगर बुरी उड़द हो रही थी या माश
खिचड़ी आप बनाते ये थे, खिचड़ी बनती थी सर जो चटनी के और क्रीम के और दही के साथ खाई। उसमें चटनी और दही के साथ बनता है। जी, हरे धनिया की चटनी के साथ। अब खिचड़ी आप बीमार आदमी को खिलाते हैं, बूढ़े आदमी को खिलाते हैं, सोचते हैं कि वो किसी को तब खाने को मिलनी चाहिए। तो ये चीजें अब हमारी जिंदगी से गायब होती जा रही और ये खिचड़ी बिना बघार के होती थी सर। है। जी बिल्कुल, एक बिना बघार की होती थी, और मुझे लगता है भली खिचड़ी से बंगाल वाली खाई जाती जी है, जी बाकी जी। सारी चीजें बिना बघार हाँ, की होती बघार होते है। थे। लेकिन अगर आप खाते हो तो अब कितने लोग हैं जिनको तहरी और खिचड़ी का फर्क आज याद है, तहरी और बिल्कुल। उसके पुलाव का फर्क याद नहीं है। कि पहले सिर्फ जीरा पुलाव होता था, फिर मटर पुलाव होता था, अब वो नवरत्न पुलाव होने लग गया जिसमें आप गिनिए 9 चीजें क्या है, तो उसमें ब्रोकली भी नजर आ जाएगी, एक आपको बेबी कॉर्न भी नजर आ जाएगा। तो मुझे लगता है जिस खिचड़ी का जिक्र आप कर रहे हैं उसकी अब यादें ही बची हैं। क्योंकि चावल का एक बड़ा इन्होंने अनुभव में और जिक्र बड़ा इंटरेस्टिंग किया था कि बिहार में जहाँ दही चूड़ा खाया जाता है, तो एक बार जब मैंने वहाँ दही चूड़ा खाया तो साहब ने मुझसे पूछा कि मेरे मेजबान थे कि भैया तुमने किस चावल का खाया, वो काला जीरा था या बासमती थी, और मटर महराजगंज का था कि फुर्सतगंज का था, दही मलाई वाला था या मतलब आपने दही चूड़ा खाया कि चूड़ा दही खाया, तो मतलब इसकी क्वांटिटी ज्यादा थी। तो ये बनारस में दही चूड़ा मटर के साथ भी होता है। तो मुझे लगता है कि चावल पहचानने वाले आज कितने बचे हैं, हम तो फर्क कर रहे हैं बासमती और परमल या मोटे चावल का। बिल्कुल। मगर हम ये फर्क भूल गए हैं कि तिलक चंदन नाम का एक चावल होता था, एक तिलक चंद। गुजराती चावल छत्तीसगढ़ में होता है, 2000 वैरायटी छत्तीसगढ़ में अकेले चावल की होती है जो डॉक्यूमेंटेड है। तो कितने लोगों को वो चावल याद है जिनका अपना जायका था, मात्रा जो बासमती नहीं थे, और कितनी बासमती जो शहर में आज है, न वो देहरादून की है न वो पटना की है, क्योंकि तो दोनों शहरों में वो खेती नहीं बची, दोनों जगह राजधानियां बनी। तो जो आप खा रहे हैं वो IRI की बासमती है जो टैक्समती से एक स्टेज पर है। बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव भाई, एक क्वेश्चन ये है कि या एक पॉइंट हमारा कंक्लूडिंग टॉक में पॉइंट ये है कि अभी स्ट्रीट फूड, और सर से भी है वन बाय वन, कि अब ये स्ट्रीट फूड ब्रांड्स ने भी ले लिया क्योंकि उनको स्ट्रीट फूड की वैल्यू पता है। द मोर अर्बनाइजेशन हैपन, ज्यादा से ज्यादा लोग गए, उसकी वैल्यू हुई। तो अब आप देखें ना कि बहुत सारी जो ब्रांड आउटलेट्स हैं, विदाउट नेमिंग एनीवन, उन्होंने भी स्ट्रीट फूड पे बड़ा खास ध्यान दिया है। हमें हर एयरपोर्ट पे, हर जगह वो सब चीजें मिल जाती हैं जो स्ट्रीट फूड का हिस्सा है। यहाँ भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो इंडियन ब्रांड जहाँ मिलती हैं, तो वहाँ गोलगप्पे भी मिलते हैं, वहाँ पे हल्दीराम की भी चीजें मिलती हैं, बाकी मिठाइयाँ भी आती हैं, और धारावाड़ का पेड़ा भी किसी शक्ल में आ जाता है। तो ये जो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है, और साथ में स्ट्रीट फूड वाले जो ओरिजिनल वॉरियर्स हैं जो रोड पे काम कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या लाइन है और कैसे आप इसको देखते हैं आगे पे फॉरवर्ड इन और पर्सपेक्टिव, हमारे इंडियन खानों के पर्सपेक्टिव में? जी, ये तो देखिए मतलब हर सेक्टर में होता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन होती है, एक पैकेजिंग होती है, एक मार्केटिंग होती है। वो सेम चीज़ स्ट्रीट फूड में भी हुई है। हालाँकि मेरा ये मानना है कि स्ट्रीट फूड हमेशा एक ही फैक्टर रहता है कि अफोर्डेबिलिटी। स्ट्रीट फूड ऐसी चीज़ है जहाँ पे सब लोग अफोर्ड कर सकें। आप जैसा आपने बताया कि एयरपोर्ट के पास में जो चीज़ें मिलती है, वो अगर आपको ₹250 की मिल रही है, जो सड़क पे ₹25 की थी, और वो हर एक लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। या फिर सड़क में हल्दीराम के छोले-भटूरे हैं, वो आपको अगर 150 का खिला रहा है और आपको एक छोले-भटूरे अच्छे से ₹40 में मिल रहे हैं, तो बात वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की आ जाती है। साथ में एक्सेसिबिलिटी की भी आ जाती है कि सभी के लिए एक्सेस है कि भी नहीं। तो ये होगा, इसका स्टैंडर्डाइजेशन होगी, इसकी मार्केटिंग होगी, इसकी पैकेजिंग होगी, वो होता रहेगा। लेकिन अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर हमेशा बना रहेगा, और एक जो तबके के लोग हैं, वो वहाँ पे उनको एक्सेस नहीं कर पाएँगे। तो उनकी बहुत ही एक नीश मार्केट बन के रह जाएगी, जैसे क्वालिटी का छोला-भटूरा भी है। मैंने सिर्फ आज तक अपने जीवन में एक ही बार खाया है वहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत महँगा लगता है वो, और उससे अच्छे छोले-भटूरे मुझे स्ट्रीट पे मिल जाते हैं, तो मैं कभी वहाँ खाने जाता भी नहीं हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लगता है मुझे अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा स्ट्रीट फूड के साथ। एक तो सर अफोर्डेबिलिटी हो गई, और दूसरा एक जवाब सर दिया जाता है हाइजीन का। अब जो हाँ, सर ने शुरू में बात कह दी थी कि 5 स्टार होटल्स या बाकी होटल्स में अंदर कितना हाइजीन है, यू नेवर नो। जी, वो तो बिल्कुल, प्रेजेंटेशन है। अब ये जो बिल्कुल, स्ट्रीट फूड पे काम कर रहा है, अगर वो थोड़े से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, थोड़ी सी सफाई सुथराई का ध्यान रख रहा है, तो वो उससे बेटर कभी कभी हो जाता है। नहीं, और देखिए ये एहसास लोगों में बड़ा है, हम ये मानकर चलते हैं कि जो चाट बनाने वाला है वो इधर उधर खुजाता रहता है, वो ऐसा नहीं करता है। उसे भी आज पता है, वो बिस्लरी के पानी से पानी पूरी का जलजीरा बना रहा है, उसने भी हाथ में कागजी मसाले पहने हैं, उसके पास भी एक वेस्ट डिस्पोजल का कैन रखा हुआ है। और जो अनुभव कह रहे थे वो अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी तो बहुत ही जरूरी है, मगर ऑथेंटिसिटी का भी सवाल है कि एयरपोर्ट जी। में जो बड़ा होता है वो 150-200 रुपए का है, तो मुंह में डाले तो कब का बना है, तो कहता है कि हम बिल्कुल शाम को डिस्को कर देते हैं, मगर बिल्कुल। जो आपके आँख के सामने हीट होके आ रहा है वो माइक्रोवेव से, और उसमें चकत्ते आपको नजर आ रहे हैं पहले 3 बार गर्म हुए के,
तो उसको जब आप, बल्कि मजा तो ये है, जब आप एयरलाइन में जाते थे तो इंडिगो वाले जो आपको देते थे वो कहते कि समोसा सर्व टू यू एट द केबिन टेम्परेचर, तो दोबारा गर्म नहीं कर सकते। और आदमी को गर्म करने के साथ खराब होता चला जाएगा, अगर उसको रख नहीं सकते फ्रीज में, आप रख नहीं सकते। तो जो ये कह रहे थे कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतनी महंगी होंगी कि उनका अगर जायका थोड़ा बहुत ऑथेंटिक होगा भी तो खाने वाले का मन उतर देगा, मैं काहे इसके इतने पैसे दे रहा हूँ। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वालिटी के छोले भटूरे का जिक्र किया, तो मुझे याद आ रहे हैं तो लांबा साहब, जो अभी अल्लाह को प्यारे हुए हैं, कुछ साल पहले 90-94 साल की उम्र में उनके साथ कुछ काम करने का मौका मुझे मिला था। तो उन्होंने, लांबा साहब ने अपने काम की शुरुआत जब वो रिफ्यूजी आए थे तो एक रेहड़ी पे छोले भटूरे बेचने से शुरू, और ये इनकी सिग्नेचर डिश थी। और जो सन 65 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सन 66-67 में मैंने क्वालिटी में एक शाम को मेरे दोस्त आलोक राय को रोज स्कॉलरशिप मिली, वो ऑक्सफोर्ड जा रहे थे, उनकी स्कॉलरशिप का जश्न क्वालिटी में मनाया था, और 10 रुपए में मैंने और आलोक राय ने अपना डिनर किया था, जिसमें छोटा टिप वेटर के लिए छोड़ा था। मगर आज उसी में जब आप जाएं तो लांबा साहब 2004 उनके पार्टनर भी वही साहब थे जो पहले गेलॉट चलाते थे, वो लोग अलग हो गए, क्वालिटी उन्होंने बेच दी बड़े फायदे पे हिंदुस्तान लीवर्स वालों को। मगर उनको मेरे ख्याल में अपनी सिग्नेचर डिश को अनअफोर्डेबल नहीं देना चाहिए। मगर उन्होंने जो क्वालिटी का पूरा खाता भीतर बदला है, जो फिक्स कॉस्ट है, रिनोवेशन कॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं तो निकलनी है। मगर मुझे आज भी लगता है कि जैसा कुछ सेल्फ रेस्पेक्टिंग रेस्टोरेंट विदेश में होते हैं, तो 3 स्टार 4 स्टार 3 स्टार मिशना होते हैं, उसके ऊपर तो होते ही नहीं, मगर जो बड़े बड़े 4 स्टार 5 स्टार होटल्स भी होते हैं, वो अपनी एक सिग्नेचर डिश को अनअफोर्डेबल नहीं करते, कमरा बहुत महंगा है। तो क्वालिटी अगर अपनी विरासत को जिंदा रखने के लिए उस छोले और उस भटूरे को एक फिक्स प्राइस मेन्यू में रखती, तो हर आदमी कम से कम एक उसको तो खाता, और उसके बाद सर अनुभव सर शायद कनेक्शन कट गया मेरे ख्याल से, ही विल रिकनेक्ट अगेन। अच्छा सर, एक अभी लास्ट सवाल जाते जाते बस पूछ लेते हैं कि ये जो आजकल मुगलई खानों का जो मसला है सर, कि हर खाना मुगलई खाने के नाम से, और मुगल्स का खाना तो आप राइटर और हिस्टोरियन आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मुगलई खाने से बड़ी छूट हिंदुस्तान में कुछ है नहीं। वही सर, आई जस्ट वांट टू एक्सपोज दैट। यदि आप देखें तो शेरशाह सूरी ने भगा दिया था हुमायूं को, बाबर जाके मरा काबुल में, अकबर रहा ज्यादातर टाइम सूफियों की तरह फतेहपुर सीकरी में, कभी वेजिटेरियन हो जाता था, जहांगीर दारू पी के मस्त होकर मर गए, शाहजहां को उनके साहबजादे ने जिंदान में बंद कर दिया लाल किले आगरे में। खुद औरंगजेब बहुत सूफी मिजाज के आदमी थे, सूफी तो नहीं थे मगर कट्टरपंथी इस्लामी थे, दक्कन में रहे, खाने पीने के शौकीन नहीं थे। तो कौन मुगल था जिसने गोलियां खाना बनाया? ये तो दिल्ली जब उठे नादिर शाह के हमले के बाद, अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद, तो यहाँ के कारीगर जो भटकते हुए छोटी रियासतों में गए, रामपुर में गए, संभल में गए, अमरोहे में गए, हैदराबाद में गए, लखनऊ में गए, महमूदाबाद में गए, वहाँ ये खाना डेवलप हुआ, जहाँ तालुकेदारों के पास कामकाज कुछ था नहीं, अंग्रेजी लाट साहबों की खुशामद करनी थी, और अंग्रेज ये चाहते थे कि हम वारस हैं सल्तनत मुगलिया के, तो उन्होंने उस खाने को मुगलिया नाम दे दिया। मेरे बिल्कुल लेटेस्ट 100 साल का एवोल्यूशन है जो ये खाना अभी हम मुगलई खाने के नाम से दिया जाता है, मुश्किल से 150 साल। जी जी। और सर जाते जाते अनुभव सर शायद मेरे ख्याल से रिकनेक्ट हो जाए, कनेक्ट कर रहे हैं। अभी वे फॉरवर्ड क्या है सर आपके हिसाब से, फूड एज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिंग हेरिटेज, फूड एज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिंग कल्चर्स, और स्ट्रीट फूड खासतौर से? भाईजान मुझे लगता है कि जब तक हम में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि हम अपनी रूट्स को नकारें नहीं, और हम ये न माने कि हम अलग अलग लोग हैं। हम जो इस मुल्क में रहते हैं वो कई जगह से आए हैं, कई तरह के खाने खाते हैं, कई जुबानें बोलते हैं, कई मजहब हमारे हैं, और हम सब मिलजुल के रहते आए हैं। तो अगर हम दूसरे के खाने में जरूरी है उसका हर खाना हमें पसंद है, मगर अगर हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना तो बहुत गलत लफ्ज है, साथ रह सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं डाइवर्सिटी को, तो वही हमारे आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ, देन वी विल कंक्लूड, बिकॉज शायद अनुभव भाई के नेट में वहां पे कुछ इश्यू हो रहा है, हो सकता है पावर चली गई है, ही इज प्रेजेंटली इन देहरादून। जी तो जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट हिल फूड। हाँ ये सर, एक क्वेश्चन किसी हारिस साहब ने यहाँ पे लिखा था फेसबुक पे, माय क्वेश्चन टू पुष्पेश जी, आयरिश फैमिलीज एंड माइग्रेशन दैट फॉलोड टू अमेरिका, is there any similar story in Asian context where food scarcity trigger mass migration and impact on the history of Indian subcontinent? I think the migration of the refugees post partition was a major migration which is not comparable
any other migration in the world as well. And as far as the American migrations are concerned, it's not only the Irish migration, it is the migration of the Poles from Eastern Europe, from Afro-Americans, from Hispanics, from Mexico down and upwards. So there are so many migration in the melting pot of America, which they refuse to recognize now, especially under Trump. There is white supremacy. But I think Irish were not the only people who went there. And America is a nation of Protestants who escaped from Europe to avoid persecution by Roman Catholics. So it is not only food scarcity, it was religious persecution. सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का फॉर ऑन दिस टॉक एंड शो.